हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का जियोग्राफी का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। तो हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा जो आपकी जियोग्राफी की बुक है उसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जो ये भूगोल है, हम भूगोल को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, एक विषय के रूप में पढ़ेंगे। हम देखेंगे भूगोल का मतलब क्या होता है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, और इसका पिता किसे कहते हैं भूगोल की, और भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना देर करे हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला ही टॉपिक आता है कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। पहले मैं आपको बता देता हूँ, इरेटस्थेनीज ने भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए भूगोल का अर्थ क्या होता है, या भूगोल की परिभाषा लिखने को है तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने भूगोल की जो परिभाषा है अलग अलग बताई है। ठीक है, लेकिन इरेटस्थेनीज और जो सर्वमान्य जो भूगोल की परिभाषा या अर्थ है वो ये वाली है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये ग्रीक भाषा के दो मूल, जियो जिसका मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोस मतलब होता है जिसका वर्णन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, भूगोल का अर्थ अगर आपको लिखने का है तो ये लिख सकते हैं, यह ग्रीक भाषा के दो मूल। ठीक है, ग्रीक भाषा के दो मूल, जिस एक होता है जियो जिसका मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफो जिसका मतलब होता है वर्णन से मिलकर बना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, पृथ्वी के बारे में पढ़ना। ठीक है, पृथ्वी के बारे में पढ़ना जियोग्राफी कहलाता है। तो ये तो हो गया जियोग्राफी के अर्थ के बारे में, तो आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया। अब देखिए भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक ग्रीक विद्वान इरेटस्थेनीज ने किया था। यह भूगोल शब्द जो आप एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है या उपयोग है, तो वो एक ग्रीक विद्वान थे। ठीक है, ग्रीक जिसे आप यूनान के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। ठीक है, वहाँ के एक विद्वान थे इरेटस्थेनीज। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था और इन्हें भूगोल का पिता भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता लग गया भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो ये जो भूगोल है ग्रीक भाषा के दो मूल, जियो जिसका मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफो जिसका मतलब होता है वर्णन से मिलकर बना, इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। और भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटस्थेनीज ने किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, हम देखेंगे भौतिक भूगोल के बारे में, प्राकृतिक विज्ञान के। ठीक है, भौतिक भूगोल की जितनी भी शाखाएं हैं या जितनी भी सारी चीजें, जैसे आपको पता आपकी जितने भी इस बुक के चैप्टर हैं वो सब भौतिक भूगोल से रिलेटेड है। ठीक है, भौतिक भूगोल के बारे में आप अपनी पूरी बुक में पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल जैसे हो गया मृदा, हो गया जलवायु, हो गया या पहाड़ पर्वत, भू आकृति, ये सब भौतिक भूगोल होता है। और जितनी भी भौतिक भूगोल की शाखाएं होती है वो प्राकृतिक विज्ञान के अंदर आती है, क्योंकि आपको पता है भौतिक मतलब नेचुरल होता है, प्राकृतिक मतलब भी नेचुरल होता है। मतलब ये दो भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल का प्राकृतिक भूगोल से प्रत्यक्ष संबंध है। ये भौतिक भूगोल है, इसका जो प्राकृतिक भूगोल है, नहीं ये मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भौतिक भूगोल का जो प्राकृतिक विज्ञान होता है उससे प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, डायरेक्ट संबंध है। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। ठीक है, मैंने आपको बता दी भौतिक भूगोल की जितनी भी शाखाएं हैं, मृदा हो गया, जलवायु हो गया, ठीक है, समुद्री विज्ञान हो गया, मृदा हो गई, भू आकृति हो गया, पहाड़ पर्वत, जितनी भी सारी चीज होती है वो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर आती है। जैसे भू आकृति विज्ञान हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया, समुद्री विज्ञान हो गया, मृदा विज्ञान हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती है। ठीक है, भौतिक भूगोल की जितनी भी शाखाएं हैं वो प्राकृतिक विज्ञान के अंदर आती है। अब
हम देखते हैं जो एक भूगोल वेत्ता होता है, जो भूगोल का अध्ययन करता है, ठीक है, उसको किस किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने चाहिए उसे एक तरह से, ठीक है। तो एक भूगोल वेत्ता को गणित एवं कला में निपुण होना चाहिए, ठीक है। एक जो भूगोल वेत्ता होता है उसे गणित भी आना चाहिए और कला भी आना चाहिए। अब आप पूछोगे गणित और कला का इसमें क्या योगदान है, ठीक है। तो गणित अक्षांश और देशांतर जो आपको पता है रेखाएं होती हैं उनको ध्यान में रखने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए, और कला मतलब जो मैप होता है मानचित्र उसका अध्ययन करने के लिए कला आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा क्योंकि भूगोल में अक्षांश एवं देशांतर का अध्ययन करना पड़ता है जिसके लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है एवं मानचित्र के लिए कला आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। भूगोल वेत्ता को गणित भी आना चाहिए एवं कला भी आना चाहिए, क्योंकि भूगोल वेत्ता को अक्षांश एवं देशांतर का अध्ययन करने के लिए गणित आना चाहिए, ठीक है, एवं मानचित्र के लिए कला आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। तो ये भूगोल वेत्ता को क्या क्या आना चाहिए एक भूगोल के अलावा वो बताया गया है, ठीक है। अगर एग्जाम में आए तो आप ये लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं भूगोल की शाखाएं या उपागम, ठीक है। भूगोल की जो शाखाएं होती है ये जिसे हम उपागम कहते हैं उसको देख रहे हैं। तो भूगोल की दो शाखाएं होती है, पहले होता है क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा होता है प्रादेशिक भूगोल। हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रमबद्ध भूगोल के बारे में भी पढ़ेंगे और प्रादेशिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, और इनका सर्वप्रथम खोज किसने किया या पढ़ने का तरीका किसने बताया क्रमबद्ध भूगोल का या प्रादेशिक भूगोल का, वो भी देखते हैं, ठीक है। क्रमबद्ध भूगोल होता है, इस उपागम की जो खोज है जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट द्वारा की गई थी। ये जो क्रमबद्ध भूगोल है, जो भूगोल की एक शाखा है या उपागम है, इसकी जो खोज है सर्वप्रथम एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे हम्बोल्ट, इन्होंने किया था, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल की अब खोज देखते किसने किया था, तो इस उपागम की खोज एक जर्मन भूगोलवेत्ता रिटल ने की थी, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल की भी जो खोज है वो एक जर्मन भूगोलवेत्ता ने की थी, लेकिन उनका नाम रिटल था, ठीक है, इन्होंने की थी। अब हमने क्रमबद्ध भूगोल के बारे में देख लिया, खोज किसने की, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल के बारे में देख लिया, इसकी खोज किसने की। अब हम क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम क्रमबद्ध भूगोल के बारे में देखते हैं, ठीक है। क्रमबद्ध भूगोल के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं वो देखेंगे, और इसके बाद प्रादेशिक भूगोल के बारे में देखेंगे। क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो क्रमबद्ध भूगोल है इसके अंदर एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि कोई भौगोलिक तत्व होगा मृदा, किसी जो प्रदेश है उसके मृदा के बारे में क्रमबद्ध भूगोल के अंदर पढ़ेंगे, सिर्फ मृदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे दूसरे जो भौगोलिक तत्व हैं उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक भौगोलिक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। ये विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है, ठीक है। जो ये क्रमबद्ध भूगोल होती है इसकी जो विधि होती है वो राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है, ठीक है। ये आप याद कर लेना, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ से ये अध्ययन खोज तथा तथ्यों को पेश करता है। ये जो क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन है ये खोज और तथ्य, फैक्ट्स जिसे आप कहते हैं, ठीक है, इनको पेश करता है। इस अध्ययन में एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है एक ही भौतिक घटक के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जलवायु हो गया या मृदा हो गई या पर्वत हो गया, पठार हो गया, सिर्फ एक ही भौतिक जो घटक है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा क्रमबद्ध भूगोल के बारे में। अब हम प्रादेशिक भूगोल पे आते हैं। अब प्रादेशिक भूगोल के अंदर क्या है, इसमें किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अब प्रादेशिक भूगोल के अंदर हम कोई प्रदेश है उसकी सभी भौगोलिक तत्व है, जैसे मृदा हो गई, कृषि हो गई, जलवायु हो गया, पठार हो गया, पहाड़ हो गए, उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं प्रादेशिक भूगोल में। लेकिन क्रमबद्ध भूगोल में क्या था, हम सिर्फ एक भौतिक घटक है जैसे कि जलवायु हो गया या पहाड़ हो गया, उनमें से सिर्फ एक ही का अध्ययन करते थे। लेकिन प्रादेशिक भूगोल में सभी भौगोलिक तत्व है जिस प्रदेश की उसका अध्ययन करेंगे। ये एकाकी रूप प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये जो प्रादेशिक भूगोल होता है ये एकाकी रूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि हम उस प्रदेश की सभी जो भौगोलिक घटक है या भौगोलिक तत्व है उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए वो एकाकी रूप प्रस्तुत करता है। ये विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है, ठीक है। ये जो विधि होती है भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है, क्योंकि हम भूगोल के बारे में वहाँ के अध्ययन करते हैं, ठीक है। भौगोलिक घटक के बारे में उस प्रदेश के अध्ययन करते हैं, ठीक है।
एक बार मैप में भी मैं आपको बता दूं कैसे अध्ययन करते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल में प्रादेशिक भूगोल के अंदर, ठीक है, वो देखते हैं। तो क्रमबद्ध भूगोल के अंदर हमारा क्या था, एक विशिष्ट भौगोलिक था, जैसे मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ की हम सिर्फ एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन करें, जैसे कृषि हो गया, हम इस ये जो मध्य प्रदेश है इसकी सिर्फ कृषि का अध्ययन कर लेंगे, इसके साइड में सीमांकन किया जाता है, ठीक है, और सिर्फ कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं। और प्रादेशिक भूगोल के अंदर क्या था कि हम जैसे मध्य प्रदेश है, इसके सभी जो भौगोलिक तत्व है, जैसे कि मृदा हो गई, पर्वत हो गए, पठार हो गया, जलवायु हो गया, भू आकृति हो गए, उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, ये प्रादेशिक भूगोल होता है। मैप में आपको पता लग जाएगा, एक मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया आपको, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट आप याद कर लीजिए, प्रदेशों के सीमांकन को प्रादेशिकरण कहा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रादेशिकरण किसे कहते हैं। तो जो प्रदेश होता है, ठीक है, जैसे कि ये कोई प्रदेश हो गया, इसका सीमांकन किया जाता है, ठीक है, इसी को ही प्रदेशीकरण कहते हैं, ठीक है। अलग विद्वान हैं, उन्होंने भूगोल के बारे में अपनी जो राय है या अपने अर्थ है भूगोल के बारे में, उन्होंने क्या क्या अर्थ निकाला है, क्या परिभाषा बताई है, ठीक है, भूगोल के बारे में। अब एक रिचर्ड हार्टशॉन थे, ये एक भूगोल वेत्ता थे, इन्होंने बताया कि भूगोल क्या है, ठीक है, उसका अर्थ निकाला है। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन है, व्याख्या करना है। रिचर्ड हार्टशॉन ने कहा था भूगोल का जो उद्देश्य है वो धरातल है, ठीक है, ये जमीन, ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, उसकी जो प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता है, ठीक है, उन सब का वर्णन एवं व्याख्या करना है भूगोल, ठीक है, ये रिचर्ड हार्टशॉन ने कहा था। अब अल्फ्रेड हैटनर ने क्या कहा था भूगोल के बारे में, वो देख लेते हैं। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तत्वों में भिन्नता का अध्ययन करता है। अब अल्फ्रेड हैटनर ने ये कहा था भूगोल जो धरातल है इसके विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से जितने भी सारे तथ्य हैं उनमें भिन्नता का अध्ययन करता है भूगोल, ठीक है, ये अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था भूगोल के बारे में। अब हम देख रहे हैं भौतिक भूगोल। इससे पहले मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ा था भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान के बारे में, ठीक है, उसी के अंदर मैंने बताया था भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ठीक है। अब हम भौतिक भूगोल के जो उपागम है, ठीक है, ये जितने भी आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं ये सब भौतिक भूगोल के उपागम है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता भौतिक भूगोल के उपागम कौन से होते हैं, लिखिए, ठीक है, तो वो आप कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए आप। भू आकृति विज्ञान के बारे में भौतिक भूगोल का एक उपागम है, ठीक है, भू आकृति विज्ञान भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू लक्षण जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठारों, मैदानों, नदी, घाटी आदि का जनिक अध्ययन है, ठीक है। जो भू आकृति विज्ञान है इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो जमीन है, ठीक है, धरातल या भूपृष्ठ, इस पर पाए जाने वाले विभिन्न भू लक्षण है, ठीक है, जैसे कि महाद्वीप हो गया, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटे, इन सब का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान के अंदर करते हैं। अब जलवायु विज्ञान के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जलवायु तथा इसके संगठन तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया क्रमबद्ध अध्ययन क्या होता है, ठीक है। तो जलवायु तथा इसके जो संगठक तत्व है उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान में वर्षा, तापमान, वायुदाब, पवन, आंधी आदि वायु जलवायु के मुख्य संघटक है, ठीक है, जो जलवायु विज्ञान ये हो गया। अब जल विज्ञान के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है जल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो महासागर, नदियां, झीलें, हिमनदियां तथा जलवाष्प द्वारा प्रकृति तथा मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन है वो हम जल विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। तो मृदा भूगोल के अंदर इसमें मृदा का निर्माण, इसके प्रकार तथा इसके विवरण का अध्ययन किया जाता है। जो मृदा भूगोल है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि मृदा के प्रकार कौन कौन से, आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा मृदा कई प्रकार की होते हैं, ठीक है, और ये किस तरह से बनते हैं तो वो भी हम मृदा भूगोल के अंदर में पढ़ते हैं। तो ये जो थे ये हो गए भौतिक भूगोल है, उसके कुछ उपागम हो गए, ठीक है, एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं मानव भूगोल के बारे में, ठीक है। ये जो आपकी बुक है ये सारी भौतिक भूगोल के बारे में, ठीक है। जब आप 12th क्लास में आएंगे तो आप पूरी जो बुक है आपकी मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपकी बुक में एक टॉपिक दे रखा है मानव भूगोल का भी, ये भी देख लेते हैं हम क्या है। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल का भी एक उपागम आता है,
ठीक है, सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल। इसके अंदर हमें क्या पढ़ते हैं, जैसे नाम के से पता लग रहा है हम समाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक, प्रादेशिक, ज्ञात्मक एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल के अंदर हम समाज तथा इसके जो प्रादेशिक या स्थानात्मक एवं समाज का क्या क्या योगदान है, ठीक है, और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं हम। इसके अंदर जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, इसके अंदर हम बेसिकली जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। अब आर्थिक भूगोल के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, ये माना कि आर्थिक क्रिया जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्था, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, जो मानव की जो आर्थिक क्रिया होती है, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, पर्यटन, आपको पता है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है, या जिसे इंग्लिश में टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, व्यापार एवं परिवहन होता है। ये सारी जो सेवा का अध्ययन है हम आर्थिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। ऐतिहासिक भूगोल के अंदर हम इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, राजनीतिक भूगोल के अंदर आप देखते हैं ये क्षेत्र की राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थता, पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूविन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है, साथ ही जनसंख्या के अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये होगा राजनीतिक भूगोल के बारे में। ठीक है, भूगोल का मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो के अंदर भूगोल का अर्थ क्या होता है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक है, मानव भूगोल के बारे में बता दिया, भौतिक भूगोल के बारे में बता दिया, इसके उपागम के बारे में बता दिया। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल के बारे में बता दिया। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख के अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई या थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनके भी अच्छे नंबर आ सके। तो मिलते हैं हमारी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।